हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामेज़ॉन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 12 फरवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये ऑब्जर्व किया जाता है 11 फरवरी को। कब? 11 फरवरी को। ये देख लीजिए, हर बार की तरह इस बार भी यूनेस्को और यूएन वुमेन द्वारा 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ऑब्जर्व किया गया। इस बार इस डे का थीम क्या था? थीम था वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। क्या था थीम? वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। देखिए, फर्स्ट टाइम ये इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया गया था 2016 में। पर्पज़ है स्टेम की फील्ड में, स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, स्टेम की फील्ड में वुमेन पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट को बढ़ावा देना। तो आप देखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये 11 फरवरी को ऑब्जर्व किया गया। किसने ऑब्जर्व किया? यूनेस्को ने यूएन वुमेन के साथ मिलकर। यूनेस्को की बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर यूनेस्को का कहाँ है? पेरिस में। हेड कौन है इसकी? ऑड्रे अजूले इसकी हेड हैं और टोटल 193 मेंबर होते हैं। 11 फरवरी इसी दिन एक और डे मनाया जाता है, वर्ल्ड यूनानी डे, विश्व यूनानी दिवस। ये मनाया जाता है 11 फरवरी को। किसकी याद में? जाने माने यूनानी स्कॉलर हाकिम अजमल खान की याद में मनाया जाता है। आप देखिएगा, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है हाकिम अजमल खान की 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे के तौर पर। यूनानी डे पहली बार इंडिया में कब मनाया गया था? 2017 में मनाया गया था सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन द्वारा, जो कि स्थित है हैदराबाद में। तो दोनों डेज याद रखिएगा, 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, साथ ही साथ वर्ल्ड यूनानी डे मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड में फर्स्ट प्राइज जीता है पीपल चॉइस कैटेगरी में। आपको बताना है रॉबर्ट इरविन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो रॉबर्ट इरविन बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ये देख लीजिए, ये हैं रॉबर्ट इरविन। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो रॉबर्ट इरविन ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। इनको फर्स्ट प्राइज क्यों मिला है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कैटेगरी में? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो 2020 में आग लगी थी, बुश फायर लगी थी, ड्रोन से इन्होंने एक फोटो क्लिक की थी। इसके लिए इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जो अवार्ड दिया गया उसमें फर्स्ट प्राइज दिया गया है। रॉबर्ट इरविन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। अच्छा, ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए अवार्ड कौन देता है? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा दिया जाता है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है। 1881 में इसकी स्थापना हुई थी और डायरेक्टर कौन है? माइकल डिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बुक है जिसका नाम है प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। ये किसने लिखी है? तो इस बुक को लिखा है संगीत पॉल चौधरी। किसने? संगीत पॉल चौधरी। ये देख लीजिए, ये हमारी ये बुक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, ये बुक लिखी गई संगीत पॉल चौधरी। इस बुक को पब्लिश कौन करेगा? पेंगुइन रैंडम हाउस इसको पब्लिश करेगा। देखिए, पहला एडिशन इस बुक का पब्लिश हुआ था 2015 में, तो इसका मतलब ये सेकंड एडिशन है प्लेटफॉर्म स्केल। इसका ये बुक जो है मोस्टली इस बात से रिलेटेड है कि कोविड-19 के कारण जो डिस्टर्बेंस हुआ है, जल्दी से जल्दी उसको प्लेटफॉर्म पे कैसे वापस लाया जाए। तो प्लेटफॉर्म स्केल संगीत पॉल चौधरी द्वारा लिखी गई बुक है, आप याद रखिएगा। एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार इंडिया किस वर्ष तक यूरोपियन यूनियन को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी एनर्जी कंज्यूमर कंट्री बन जाएगा? तो इंडिया 2030 तक यूरोपियन यूनियन को पीछे छोड़कर वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा। ये देख लीजिए, रिसेंटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 रिलीज की गई है। इसके तहत इंडिया यूरोपियन यूनियन को पीछे छोड़ते हुए 2030 तक वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर हो जाएगा। अभी फोर्थ लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है। फर्स्ट पे कौन है? चाइना है, सेकंड पे यूएस और थर्ड पे यूरोपियन यूनियन। इसी रिपोर्ट में यानी एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2040 तक इंडिया का जो पावर सिस्टम है वो यूरोपियन यूनियन से बड़ा हो जाएगा, यानी कि 2040 तक इंडिया यूरोपियन यूनियन से अधिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी आ जाएगा आपका इंडिया। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करें जिसने ये रिपोर्ट जारी की है, तो देखिए 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में टोटल 30 मेंबर हैं, लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फ़ोनपे ने यूपीआई बेस्ड मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस इंडियन बैंक के साथ पार्टनरशिप की है? तो यूपीआई बेस्ड मल्टी बैंक मॉडल के लिए फ़ोनपे ने एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया है। किसके साथ? एक्सिस बैंक। इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है एक्सिस बैंक। इसके साथ फ़ोनपे ने समझौता किया है यूपीआई बेस्ड मल्टी बैंक मॉडल के लिए। अब क्या होगा, फ़ोनपे के जो यूज़र्स हैं वो मल्टीपल यूपीआई आईडीज़ क्रिएट कर सकते हैं AXL लगाकर। ये AXL एक्सिस बैंक का यूपीआई हैंडल है, आप याद रखिएगा। तो फ़ोनपे ने यूपीआई बेस्ड मल्टी बैंक मॉडल के लिए एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। कुछ समय पहले ही NPCI ने कहा है कि जनवरी 2021 में यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन के मामले में फ़ोनपे ने पीछे छोड़ दिया है गूगल पे को और इंडिया का टॉप यूपीआई ऐप बन गया है फ़ोनपे। एक्सिस बैंक की बात करें तो 1993 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है और CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा PMS एंड AIF बिजनेस का हेड किसे अपॉइंट किया गया है? तो ICICI प्रूडेंशियल ने PMS एंड AIF अपॉइंट किया है, AIF हेड अपॉइंट किया है आनंद शाह को। किसको? आनंद शाह को। ये देख लीजिए, ICICI प्रूडेंशियल द्वारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो बिजनेस है उनका हेड अपॉइंट किया गया है आनंद शाह को। किसको? आनंद शाह को। यानी जो ICICI प्रूडेंशियल का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस होगा और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड सर्विस होगा, इसको हेड करेंगे आनंद शाह। आनंद शाह को 20 वर्षों का एक्सपीरियंस है एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में। इससे पहले यानी ICICI प्रूडेंशियल से पहले आनंद शाह ने कोटक म्यूचुअल फंड में ही काम किया था और अब ICICI प्रूडेंशियल ने आनंद शाह को अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस साथ ही साथ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इन बिजनेसेस का हेड बना दिया है। ICICI बैंक की अगर बात करें तो उसने कुछ समय पहले ही जापानीज कॉर्पोरेट्स को फ़ायदा देने के लिए, लोन रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए जापान की मफजी बैंक के साथ पार्टनरशिप की थी। हालांकि ICICI प्रूडेंशियल अलग है और ICICI बैंक अलग है, अंतर सिर्फ MD एंड CEO में है। जहां ICICI प्रूडेंशियल के MD एंड CEO कौन है? निमेश शाह। वहीं ICICI बैंक के कौन है? संदीप बख्शी। इतना अंतर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओगला के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर पीरियड के दौरान फास्टेस्ट 4G डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड किस कंपनी की रही है? तो अक्टूबर से दिसंबर के दौरान फास्टेस्ट डाउनलोड एंड अपलोड 4G स्पीड रही है किसकी? वोडाफोन आइडिया की। किसकी? वोडाफोन आइडिया। तो अभी तक जियो और भारती एयरटेल इन दोनों में ही टक्कर होती थी, लेकिन ओखला ने कहा है कि अक्टूबर से दिसंबर के पीरियड के दौरान वोडाफोन और आइडिया की सबसे बेहतरीन 4G डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड रही है। देखिए, वोडाफोन आइडिया का एक गीगानेट है, गीगानेट ने फास्टेस्ट 4G नेटवर्क प्रोवाइड किया है ऑल ओवर इंडिया में। लगभग 16 शहरों में ये स्पीड टेस्ट किया गया और सब जगह पे वोडाफोन आइडिया ने बाजी मारी है एज पर ओखला। ये रिपोर्ट अक्टूबर से दिसंबर के बीच जो डाटा आया है उस पर आधारित है। मैं आपको बता दूं, इस समय वोडाफोन आइडिया की स्पीड वाकई में काफ़ी अच्छी हो गई, हमारे यहाँ भी बेहतर चल रही है। वोडाफोन आइडिया आपको पता ही होगा, मर्जर हो गया था, 2018 में मर्जर हो गया था। वोडाफोन का हेडक्वार्टर मुंबई में है और आइडिया का कहाँ है? गांधीनगर में है। चेयरपर्सन कौन है? कुमार मंगलम बिरला और CEO कौन है? रविंदर ठक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एविएशन सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए GMR ग्रुप ने एक MOU साइन किया है किसके साथ? तो GMR ग्रुप ने MOU साइन किया है एयरबस के साथ। एयरबस यूरोप की एविएशन कंपनी है, ये देख लीजिए। इंडिया की GMR ग्रुप, इसने एयरबस के साथ एक MOU साइन किया है ताकि जो आपका एविएशन सेक्टर है उसमें टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन को प्रमोट किया सके। तो एयरबस और GMR ये दो कंपनियों ने MOU साइन किया है। GMR तो आप जानते ही होंगे, इंडिया की एविएशन कंपनी है। इसने एयरबस जो कि यूरोप की एविएशन कंपनी है उसके साथ MOU साइन कर दिया है। अब ट्रेनिंग से लेके कंपोनेंट मेंटेनेंस, एयरपोर्ट सर्विसेज सब पर आपकी एयरबस GMR ग्रुप को हेल्प करेगी। ये MOU जो है एरो इंडिया शो 2021 यानी जो बेंगलुरु में हुआ है उसी दौरान साइन किया गया है। ये जो 13th एरो इंडिया शो हुआ है उसी दौरान सारे MOU साइन किए जा रहे हैं। एयरबस की बात करें तो यूरोप की ये कंपनी है, 1970 में स्थापना हुई थी। बोइंग कहाँ की कंपनी है? तो वो अमेरिका की है, आप याद रखिएगा। हालांकि जो एयरबस का हेडक्वार्टर है वो लियर्डेन नीदरलैंड में है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ओम्बड्समैन स्कीम पर 2019-20 के लिए एनुअल रिपोर्ट जारी की गई है। आपको बताना है इस रिपोर्ट के अनुसार जो फ्रॉड है यानी कंप्लेन है वो कितने % बढ़ गई हैं। तो ओम्बड्समैन स्कीम के तहत जो एनुअल रिपोर्ट RBI ने जारी की है उसके तहत कंप्लेन में 65% का इंक्रीज देखा गया है, 65%। ये देख लीजिए, RBI द्वारा
2019-20 के लिए ऑम्बड्समैन स्कीम पर एनुअल रिपोर्ट रिलीज की गई है। इसके तहत जो कंप्लेंट्स हैं वो 65% बढ़ गई हैं। हालांकि डिस्पोजल जो हुआ है उन 65%, मतलब जितनी भी कंप्लेन हुई हैं उनका 92% डिस्पोजल हो गया है। तो ये अच्छी बात है कि डिस्पोजल कम से कम नहीं हुआ है। 92% बहुत बड़ी बात होती है। आरबीआई की जो ये ऑम्बड्समैन स्कीम है 2006 में लॉन्च हुई थी, जिसके तहत आरबीआई बैंकिंग ऑम्बड्समैन अपॉइंट करता है कंप्लेन को रिसॉल्व करने के लिए। 3 तरह के ऑम्बड्समैन अपॉइंट किए जाते हैं आरबीआई द्वारा, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए और तीसरा डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए। तो बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम आरबीआई ने 2006 में लॉन्च की थी। आरबीआई की रिसेंटली जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी उसमें आरबीआई ने कहा था कि फाइनेंशियल ईयर 2020 यानी 2022 के दौरान इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 10.5% रहेगी। तो ये जरूर याद रखिएगा। आरबीआई की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। और ये जो आरबीआई एक्ट 1934 है इसकी सेकंड शेड्यूल में शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स लिस्टेड रहती हैं। आरबीआई जो है उसकी स्थापना हुई थी हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे। कोलकाता में स्थापना हुई थी, लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था और 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हो गया था और 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी पास हुआ था। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और वर्तमान में जो 25th गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड वॉरियर्स के सेक्रीफाइस और सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने कोविड वॉरियर मेमोरियल कंस्ट्रक्ट किया है? तो रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने एक कोविड वॉरियर मेमोरियल निर्मित किया है। ये देख लीजिए, ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा जो कोविड वॉरियर मेमोरियल भुवनेश्वर में इस्टेब्लिश किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है, बनाया गया है, वो कोविड वॉरियर की सर्विसेज और सेक्रीफाइस को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो आप देखिएगा, ओडिशा गवर्नमेंट ने कोविड वॉरियर मेमोरियल बनाया है भुवनेश्वर में। लगभग 60 से अधिक कोविड वॉरियर जो है कोरोना वायरस के कारण ओडिशा में डेथ हो गई थी उनकी। तो रिसेंटली उनको सम्मानित करने के लिए कोविड वॉरियर मेमोरियल सम्मानित किया, मतलब कि बनाया गया है भुवनेश्वर में। आप देखिएगा, इसी बार 15 अगस्त को ये मेमोरियल जो है इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट ने इसके अलावा 50 लाख तक का ये प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस भी अवॉइड किया था कोविड-19 के जो वॉरियर्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए। ओडिशा इसके अलावा भी एक लिए चर्चा में है एक न्यूज़ के लिए, क्योंकि ओडिशा की जो सस्मिता लेंका थी, सस्मिता लेंका, उनको यूएन एशिया इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो फर्स्ट फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर बनी थी, इनको यूएन एशिया इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, उड़ीसा से बिलोंग करती थी। सीएम कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और कोविड वॉरियर मेमोरियल उड़ीसा में। यह क्वेश्चन है, इंडिया की जो लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है ट्रोपेक्स 21, इसका फर्स्ट एडिशन जो है किस वर्ष ऑर्गेनाइज हुआ था? तो ट्रोपेक्स इसका फर्स्ट एडिशन 2015 में ऑर्गेनाइज हुआ था और इस बार 2021 है, इसलिए इसका नाम हो गया ट्रोपेक्स 21। ये देख लीजिए, इंडियन नेवी द्वारा ट्रोपेक्स 21 एक्सरसाइज को कंडक्ट किया रहा है इंडियन ओशन रीजन में। ट्रोपेक्स का फुल फॉर्म क्या है? थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ये जो ट्रोपेक्स एक्सरसाइज होती है इसका मेन पर्पस होता है कॉम्बैट रेडीनेस को चेक करना, यानी युद्ध के लिए कितना तैयार है हमारी नेवी, इसको चेक करना। तो इंडियन ओशन रीजन में इसको जो है ऑर्गेनाइज किया रहा है ट्रोपेक्स 21 को। इसका फर्स्ट फेज एक कोस्टल एक्सरसाइज होगी जो कि सी विजिल मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, और बाद में आइसलैंड पे एक एक्सरसाइज होगी, वो बाद में होगी, वो बाद में देखा जाएगा। जो ट्रोपेक्स 21 है इसका फर्स्ट एडिशन 2015 में ऑर्गेनाइज हुआ था। इस समय इंडियन नेवी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इंडियन नेवी को डिलीवर करने के लिए एक सेड नाम की एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम है, सेड। ये इंडियन नेवी को डिलीवर करने के लिए राफेल और बीडीएल ने एक समझौता किया है। राफेल इजराइल की फर्म है। इंडियन नेवी की बात करें तो 1950 में स्थापना हुई थी। कमांडर इन चीफ कौन होते हैं? हमारे जो रामनाथ कोविंद जी हैं यानी प्रेसिडेंट, वो होते हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है इस समय? 24th नेवी चीफ हैं एडमिरल करमवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स में यानी जो मंगल ग्रह है उसकी कक्षा में सक्सेसफुली अपने सैटेलाइट को एंटर करने वाली विश्व की 6वीं कंट्री कौन बन गई है? तो विश्व का 6वां देश बन गया है चाइना, जिसने सक्सेसफुली मार्स की कक्षा में अपने सैटेलाइट को एंटर कर दिया है। 2 दिन पहले ही यूएई 5वां कंट्री बना था और इंडिया कौन से प्लेस पे है? 4th प्लेस पे है। देख लीजिए, 7 महीने पहले चाइना ने अपना एक मिशन लॉन्च किया था तियानवेन-1। क्या नाम था मिशन का? तियानवेन-1, नाम याद रखिएगा। रिसेंटली तियानवेन-1 मार्स यानी मंगल की कक्षा में सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो गया है। तो कई असफल प्रयास करने के बाद आखिरकार चाइना को भी सक्सेस मिल ही गई। तो 6 व्हीलर का रोवर भी है इसमें, कुछ दिन तक ये ट्रेवल करेगा और शायद ये उतर जाए वहाँ पे। तो ये जो तियानवेन है इसका नाम क्या है?
क्वेस्ट फॉर हेवनली ट्रूथ। इसका मतलब ये है तियानवेन-1 का। तियानवेन-1 इसकी वजह से चाइना जो है 6 कंट्री हो गया है जिसने मार्स पर पहुंच हासिल कर ली है। फर्स्ट कंट्री थी यूएस, फिर थी सोवियत यूनियन, उसके बाद यूरोपियन यूनियन था, फिर इंडिया था, फिर ईयू हुआ, सॉरी ईयू नहीं, आपका यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात हुआ, और अब चाइना भी हो गया है। तो आप देखिएगा यूएई का होप प्रोब जो है सक्सेसफुली ऑर्बिट में स्टेब्लिश हो गया है, किसकी, मंगल की, और यूएई 5th कंट्री बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, इसके नए इंटरनेशनल मेंबर के तौर पर किसको इलेक्ट किया गया है? तो रिसेंटली यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग में इंटरनेशनल मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया है सुधीर के जैन को। किसको? सुधीर के जैन को। काफ़ी सारे इंडियन मेंबर्स पहले भी अपॉइंट हो चुके हैं। ये हैं सुधीर के जैन। इनको यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के इंटरनेशनल मेंबर के तौर पर सेलेक्ट किया गया है या इलेक्ट किया गया है। सुधीर के जैन आईआईटी गांधीनगर के डायरेक्टर हैं सुधीर के जैन। इनको यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग में इंडिपेंडेंट या फिर इंटरनेशनल मेंबर के तौर पे सेलेक्ट किया गया है। अब तक 16 इंटरनेशनल मेंबर अपॉइंट किए जा चुके हैं आपकी यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग में। कुछ इंपॉर्टेंट नाम है रतन टाटा, मुकेश अंबानी, एनआर नारायण मूर्ति, किरण मजूमदार शॉ और रघुनाथ ए मासेलकर, जिनको हम पढ़ा चुके हैं पहले। ये जो हमारे सुधीर के जैन हैं इनको पद्मश्री मिला है रिसेंटली 2020 में, तो आप ये भी याद रखिएगा सुधीर के जैन को पद्मश्री मिला है 2020 में। यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग 1964 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और इंटरनेशनल मेंबर कौन अपॉइंट हुए हैं? सुधीर के जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली किस कंट्री ने अनाउंस कर दिया है कि वो वापस से यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को ज्वाइन करेगा? तो यूएस, अमेरिका, सरकार बदली, इरादा बदला। यूएस ने अनाउंस किया है कि वापस से वो यूएनएचआरसी को ज्वाइन कर लेगा। ये देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट इसने अनाउंस किया है कि वो यूएनएचआरसी को वापस ज्वाइन कर लेगा। 2018 में यूएस, अमेरिका ने इसको छोड़ दिया था। अभी ऑब्जर्वर के तौर पर ज्वाइन करेगा, और यूएस कोशिश कर रहा है कि फुल टाइम मेंबर बन जाए यूएनएचआरसी का। यूएनएचआरसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है। आप यहाँ देखिएगा, पहले इसका नाम था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, बाद में नाम क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। टोटल 47 मेंबर होते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं 3 वर्षों के लिए। 3 वर्ष बाद तुरंत री अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है, बाद में हो सकता है। और इंडिया को 3 वर्षों के लिए इसका मेंबर चुना गया था 1 जनवरी 2019 से, यानी 2022 के बाद ही इसका टेन्योर खत्म होगा इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस इंडियन एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड को जीता है? तो बेंगलुरु एयरपोर्ट ने वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड को जीता है, जो कि दिया जाता है एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा। ये देख लीजिए, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड या फिर केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, एक ही है, बस नाम चेंज है। इसने वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जीता है, जो कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा दिया जाता है। वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड ये उन एयरपोर्ट्स को दिया जाता है जो कस्टमर की वॉइस को समझने में सक्सेस होते हैं, यानी कि कस्टमर क्या कहना चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसको पहचानने में जो लोग महारत हासिल करते हैं, जो एयरपोर्ट, उनको वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है इंटरनेशनल या एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसने एक कैंपेन लॉन्च किया था, वी आर हेयर फॉर यू कैंपेन। तो इसको देखते हुए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल इसने वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड दिया है इसको, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल है 1991 में इसकी स्थापना हुई थी, और मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए, एविएशन इंडस्ट्री से जितनी भी रिलेटेड बॉडीज़ हैं उनका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा बक्स ने रिसेंटली इसको एक नए सीईओ के तौर पे अपॉइंट किया है। तो टाटा बक्स की जो कॉफ़ी चेन है उसके नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं सुशांत दास। आप ये जरूर याद रखिएगा, कॉफ़ी चेन के नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं। तो रिसेंटली टाटा स्टारबक्स इसने कॉफ़ी चेन के नए सीईओ को अपॉइंट किया है, जिनका नाम है सुशांत दास। तो सुशांत दास टाटा स्टारबक्स की कॉफ़ी चेन के नए सीईओ होंगे। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो नवीन गुरनानी को रिप्लेस कर दिया है। अभी तक जो सुशांत दास हैं वो टाटा ग्लोबल बेवरेज में, जो कि बेंगलुरु में है, उसके प्रेसिडेंट हैं। तो टाटा स्टारबक्स ने अपनी कॉफ़ी चेन बिजनेस के लिए सीईओ अपॉइंट किया है किसको? सुशांत दास को। टाटा स्टारबक्स की बात करें 2011 में स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और इस समय अवनी दवदा टाटा स्टारबक्स के सीईओ हैं। तो वो जो सुशांत दास अपॉइंट हुए हैं
टाटा स्टारबक्स की कॉफ़ी चेन के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 तक कितने जनधन अकाउंट ओपन किए जा चुके हैं? तो जो हमारा बजट पेश हुआ था उसमें बताया गया कि जनवरी 2021 तक 41.75 करोड़ यानी 41.75 करोड़ जनधन अकाउंट ओपन किए जा चुके हैं। ये देख लीजिए, रिसेंटली जो बजट पेश हुआ था उस दौरान बताया गया हमारा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 41.75 करोड़ अकाउंट अभी तक ओपन किए जा चुके हैं, यानी जनवरी 2021 तक। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि 35.96 करोड़ अकाउंट उनमें से ऑपरेटिव हैं, यानी अगर 1 रुपये भी जमा हुआ एक अकाउंट में तो 35.96 करोड़ रुपए जमा हैं। तो जनधन अकाउंट कितने खुले हैं जनवरी 2021 तक? 41.75 करोड़। ऑपरेटिव कितने हैं? 35.96 करोड़। परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में परसेंटेज के हिसाब से भी पूछे। आपको पता है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट खोलना है, चाहे प्राइवेट बैंक में खोलें चाहे पब्लिक बैंक में खोलें। प्रधानमंत्री जनधन योजना इसके तहत रुपए कार्ड दिया जाता है और 1 लाख तक का एक्सीडेंट कवर भी दिया जाता है, आपको पता ही होगा। फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी इंडिया में। पहले कहा गया था एक फैमिली में अकाउंट, लेकिन अब कहा गया है कि एक सिटीजन का एक अकाउंट होना चाहिए। पीएम मोदी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था, प्रधानमंत्री जनधन योजना को। कब लॉन्च किया था? 28 अगस्त 2014 को। ये एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा क्योंकि यही पूछते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना को कौन इंप्लीमेंट करता है? जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, वो इंप्लीमेंट करता है, यानी वही रन करता है।